हस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि 2 तारीख से बायोलॉजी लोगों का एग्ज़ाम चालू हो रहा है और 1 से जो मैथ वाला है उन लोगों का चालू हो रहा है। तो कितना लोग है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं पढ़े। तो आप लोगों के लिए हम बायोलॉजी में लेकर आए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इससे बाहर तो एकदम पूछेगा ही नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फ्लावर का रियल स्केच डायग्राम बनाने के लिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्या करना है कि डायग्राम बना देना है फ्लावर का, और उसका जो जो पार्ट का जो नाम है उसको वहाँ पे लिख देना है। बाकी खत्म, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये वाला बहुत सिंपल है, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो होता है ना रिप्रोडक्शन वाला, आप लोगों को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसमें कुछ बताने वाला खास बात नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, इसमें गेमेट नहीं बनता है, इसमें एक ही पेरेंट मतलब डिवाइड करके, जैसे बर्डिंग फिजन ये सब हो गया ना, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और इसमें मेटिंग नहीं होता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो इसमें मीटिंग किस तरह होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मेल फीमेल, तो उसमें गेमेट बनता है तो फ्यूजन होबे करेगा, मेटिंग होबे करेगा। इसमें ये वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स में जिसका पार्ट होता है बॉडी पार्ट, वो वाला में रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे इसको। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर डिफिनेशन ऑफ डिफाइन एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब जो होता है वो एयर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है ना फ्लावर में, उसी को एनिमोफिली कहते हैं। ये ज़्यादातर जाइगोनोसियम प्लांट में होता है, और इसको इसको क्रॉस पोलिनेशन मतलब क्रॉस पोलिनेशन में आता है। और जो एनिमोफिली द्वारा जोन फ्लावर का पोलिनेशन होता है ना, वो फ्लावर स्मॉल और कलरलेस भी होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो बोल रहे हैं कि पोलन ग्रेन मतलब पोलन ट्यूब के द्वारा जब मतलब सेक में जाता है, पोलन मतलब ओव्यूल में जाता है, तो पोलन ग्रेन में तो 2 गेमेट होता है। तो एक गेमेट का होता है कि फर्टिलाइज करता है एक से, और दूसरे का गेमेट क्या करता है फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो एंडोस्पर्म बनाता है, और वो वाला फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। तो इसी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को नोआसिन ने दिया था 1898 ईस्वी में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बिहार में ऐसे क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का पूछता है, ज़्यादा भारी नहीं पूछता है। तो आप लोग थोड़ा सा डिफिनीशन पर ध्यान दीजिएगा, तो अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट सीट ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब एंजियोस्पर्म डाइकोट जो होता है और मोनोकोट, उसमें डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है। तो मोनोकोट में ओनली सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियोसेक में, और जनरली कोटिलिडोन थिन होता है, पतला मतलब होता है। प्लीम्यूल इज कवर्ड बाई क्लियोप्टाइल। मतलब प्लीम्यूल जो उसका होता है वो क्लियोप्टाइल से कवर रहता है। सीट कोट इसमें फ्यूज होता है, जिसका एग्जांपल लीची वीट etc है। और डाइकोट में हम देखें तो इसमें दो कोटिलिडोन प्रेजेंट रहता है। इसका कोटिलिडोन थिक रहता है, क्लियोप्टाइल इसमें नहीं रहता है, सीड फ्यूज नहीं रहता है। इसका एग्जांपल ग्राम पी बीट्स सब हो गया हमारे। देखें ये वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। ये सब डायग्राम में पूछता है, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिप्रोडक्शन में जितना भी डायग्राम है उसको ध्यान में देखिएगा। ठीक है, चलते
सॉरी, गिव वेल स्केच डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन फिल्म मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मतलब फीमेल का, उसको आप बनाकर और उसका जो नाम है, जैसे मैं ओवरी का नाम दे दीजिएगा, फेम्ब्री है, फनल, ये सब नाम दर्शा दीजिएगा उसमें, तो आपको उतना नंबर मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर में। कब बोल रहा है डिफाइन द टर्म मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो मेनार्क किसे कहते हैं? जो मेनार्क का होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत जब होता है ना, फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क कहते हैं। और जो सबसे लास्ट होता है फीमेल में 50 से 55 वर्ष के होता है, मतलब 45 50 55 के आसपास में होता है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर देता है, मतलब उसके आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल होबे नहीं करेगा, तो उसी को मेनोपॉज करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहे हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है और एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अंतर बताएं। तो आप लोग फर्टिलाइजेशन तो जब भी करते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का हम कहते हैं जो बॉडी के आउटसाइड में हो, और इंटरनल जो बॉडी के अंदर हो। तो एक्सटर्नल में इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर में भी पूछता है। तो इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है फिश हो गया, ऑलगी हो गया, ये सब जो होता है ना, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल में बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, etc। नंबर क्वेश्चन बोला है राइट द फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम लगभग मतलब हर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना उसमें रिलीज होता है, क्योंकि जो ग्राफिन फॉलिकल होता है ना, उसमें से ओवम निकल जाता है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, मतलब बचा हुआ पार्ट, वही कन्वर्ट होता है कार्पस ल्यूटियम में, जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम का वाल होता है हमारे यूटेरस का, जो डिजेनरेट हुआ रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो फिर से बन जाता है, मतलब उसका जो ब्लड वेसल टूटा उटा रहता है वो सब बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला इसी में यही बोल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन रिलीज करता है, जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जो आपके यूटेरस वाल को प्रिपेयर करता है, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ये वाला नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी वाला जो इम्प्लांटेशन होता है वो वाला नहीं हो पाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है व्हाट इज इम्प्लांटेशन, व्हेन डज दिस प्रोसेस बीइंग। मतलब इम्प्लांटेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो बोल रहा है अटैचमेंट और ब्लास्टोसिस, मतलब जो ब्लास्टोसिस होता है ना, यूटेरस को वॉल पर अटैच कर देता है, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस का बताओगा। तो कहा था कि फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म ओवम में जब फ्यूज होता है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब इस्थमस वाला जंक्शन जो होता है ना, वहीं पे फ्यूज करता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे, तो वहाँ पे फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, और डिवाइड करते करते सॉरी फैलोपियन मतलब ट्रेवल करता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, और ये मोरुला में कन्वर्ट होता है, डिवाइड करते करते ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद यूटेरस के वॉल पर अटैच होता है। अब बोल रहा है व्हाट इज क्लेवज, मतलब क्लेवज क्या है। तो बोल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक में क्या होता है, माइटोटिक में क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना, उस वो वाला डिवाइड नहीं होता है, वो होता है मियोसिस में। मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना, वो आधा हो जाता है। माइटोटिक में सिर्फ सेल का डिवीजन होता है। तो वहीं बोल रहा है डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज एग, मतलब जो एक फर्टिलाइज होता है जाइगोट, उसका डिवीजन होते रहता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद बोल रहा है कि डिवाइड होके उसका न्यूक्लियर, मतलब ये सब क्लेवेज होता है, जो प्रोसेस होता है रेपिडली प्रोसेसिंग होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन मतलब होता है डिलीवरी, और लैक्टेशन मतलब जो वुमेन्स अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, उसी को लैक्टेशन कहते हैं। तो बोलता है द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी द बेबी इज कॉल्ड पार्चुलेशन। जब बेबी डिलीवर करता है उसी को पार्चुलेशन कहते हैं। इसको इसका एक और नाम है लेबर एंड डिलीवरी। जो पार्चुरेशन होता है, जो डिलीवरी, वो लैटिन शब्द से लिया गया है पार्चुरिन, जिसका मतलब है बियर यंग।
और प्रेगनेंसी के बाद ही फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ब्रेस्ट के द्वारा। और उसी आप लोग जानते ही होंगे कि जब प्रेगनेंसी होता है और जब प्रेगनेंसी होता है उसके 6 महीना बाद तक ले मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाता है फीमेल में। तो ये वाला भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। फिर से बोल रहा है कि वेल डायग्राम रिप्रोडक्टिव मतलब ह्यूमन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बनाने के तो ऐसा बना दीजिएगा टेस्टिस का, और इसका नाम भी फिर से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आगे वाला में चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिए। ये वाला एकदम, वैसे तो सब VVI है लेकिन ये वाला उससे भी ज़्यादा VVI है, ठीक है। तो बोल रहा है DNA का जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन है उसको लिखने के लिए। तो ये वाला तो बहुत आसान है कि डबल हेलिक्स होता है। DNA का मतलब इसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, DNA मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है। वाटसन एंड क्रिक ने इसको दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को। और इस तरह आप ये वाला नाम लिख दीजिए, क्योंकि खाली इस तरह लिखिएगा ना, खाली मतलब इस तरह बनाइएगा तो नंबर नहीं मिल पाएगा। इसका लंबाई चौड़ाई सब दर्शा दीजिएगा, 2 बेस पेयर की कितना लंबाई होता है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है लिख दीजिएगा। इसमें पोलीन्यूक्लियाइड प्रेजेंट इन अ DNA हेलिक्स, बोथ पोलीन्यूक्लियाइड स्ट्रैंड मतलब एंटी पैरेलल होता है, जो इस तरह शाम जैसा चल रहा है वैसा ही। और ये वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि शुगर और फॉस्फेट होता है ना, वो बैकबोन है DNA का। इसके बिना जैसे में हम लोगों का होता है ना रीढ़ का हड्डी, वैसे ही DNA का जो बैकबोन है शुगर और ये फॉस्फेट है। और बोल रहा है दोनों स्ट्रैंड मतलब अटैच रहता है नाइट्रोजनस बेस जो होता है ना, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहता है। एडेनिन का 2 बॉन्ड से थाइमिन और गुआनिन का 3 बॉन्ड से साइटोसिन। थाइमिन और साइटोसिन पायरिमिडिन है और प्यूरिन है एडेनिन गुआनिन। तो थाइमिन होता है जो खाली DNA में होता है, और यूरेसिल होता है तो खाली RNA में होता है। ये वाला जो डिफरेंस होता है वो याद रखिएगा। अब उसके बाद बोला ट्रांसक्रिप्शन, ये वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका डिफिनेशन जो होता है वो हर साल लगभग पूछ ही देता है। सॉरी। तो ट्रांसक्रिप्शन का तो आप जानबे करते हैं कि जो DNA से और RNA बनता है उसी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन देख लीजिए, याद कर लीजिए। मतलब जो वैसा प्रोसेस, मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कॉपी होता है DNA से RNA में, उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद आगे वाला में चलते हैं। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बोलता है कि DNA से DNA ही बनता है, उसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब बोल रहा है जिस प्रोसेस में DNA का कॉपी खुद करता है, मतलब खुद का कॉपी खुद से करता है, उसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर बोला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन सा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन सा जो एलिमेंट मतलब भाग लेता है। एक में प्रोमोटर हो गया, 2 में स्ट्रक्चर जीन हो गया, 3 में टर्मिनेटर हो गया। तो जब DNA का स्ट्रैंड खुलता है ना RNA बनने के लिए, DNA का स्ट्रैंड जब खुलता है RNA बनने के लिए, तो उसमें प्रोमोटर का भी यूज होता है, जीन का भी यूज होता है, और टर्मिनेटर मतलब जो चालू करे RNA से, बोले DNA से RNA बनाने में, और जो उसको स्टॉप करे, स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, यही सब। तो इसका ये वाला आंसर होगा। ये वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है 16 नंबर में। ये वाला एकदम हलवा क्वेश्चन है, ये हर साल भी पूछता है। ये केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। DNA और RNA में जो डिफरेंट है उसको। तो DNA होता है जो डबल हेलिक्स होता है, ये RNA में जो होता है मस्ट सिंगल स्ट्रैंड होता है। बिन और में DNA का होता है कंटेंट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म भी लिख दीजिएगा यहाँ पे। और बोल रहा है बेस पेयर प्रेजेंट होता है ATGC, इसमें होता है AGCT, मतलब थाइमिन का जगह यूरेसिल आ गया। अभी बताया आपको। DNA मतलब चार्ज ऑफ रो को प्रूफ करता है। चार्ज ऑफ रो आप लोग ये वाला भी याद कर लीजिएगा, चार्ज ऑफ लॉ वाला, A बराबर T, G बराबर C वाला। DNA लार्ज होता है, RNA शॉर्ट होता है। और लास्ट वाला 6 नंबर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि DNA मोस्ट स्टेबल रहता है, बहुत ही स्टेबल।
इसीलिए ज़्यादा म्यूटेट नहीं करता, मतलब म्यूटेशन ज़्यादा चेंज नहीं होता है इसमें। नहीं देखते हैं कोरोना वायरस आया है तो कितना वेरिएंट अपना निकाल रहा है, कितना बार चेंज कर रहा है अपना। इस टाइम BF2 आ गया है, वो वाला भी बहुत ही खतरनाक है। वैसे ही इसमें बोल रहे हैं लेस स्टेबल है, कहीं भी चेंज करता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चेंज होगा अपने को ढाल देता है उसमें और फिर चेंज कर देता है। उसके बाद व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, सॉरी, बोला है सेंट्रल डॉगमा क्या है। तो ये वाला जो डायग्राम बना है छोटा सा, ये तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहे द प्रोसेस थ्रू विच सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस फ्रॉम DNA इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। तो हिंदी में आपको समझाता हूँ, ये वाला हिंदी वाला के लिए भी है, क्योंकि मैं इसको हिंदी में भी बोल रहा हूँ, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। कितना मतलब बायोलॉजी से आप लोग पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर हम जानते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश में मज़ा आता है। हिंदी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका। हम भी पहले बार हिंदी पढ़ते तो कहेगी ये क्या इतना डेंजर इसका हिंदी, इसलिए हम भी छोड़ दिए हिंदी पढ़ना। वैसे हम इंग्लिश में भी पढ़े हैं, लेकिन हम बिहार बोर्ड से तो इंग्लिश उतना नहीं जानते हैं, पर हिंदी बहुत अच्छा है इसका। तो बोल रहा है कि DNA से प्रोटीन का जो सिंथेसाइज होता है, उस प्रोसेस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। जिसमें आपको बताया कि DNA से DNA जब बनता है उसकी रेप्लिकेशन कहते हैं। DNA से RNA नहीं, मतलब mRNA ही बनता है। RNA का एक प्रकार है वो, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर mRNA से जो प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर फिर RNA से DNA बनता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको रिवर्स करेंगे तो RNA से DNA बन जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 18 में राइट ए नोट ऑन ह्यूमन, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन का जो जीन होता है उसी पर काम किया गया है। इंटरनेशनल रिसर्च है जो डिटरमाइन किया है DNA सीक्वेंस पर। DNA में जो बेस पेयर होता है 3 × 10⁹ बेस पेयर होता है, बहुत ज़्यादा हो गया। इसी को एनालिसिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया गया है फ्यूचर के लिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है मेंशन द रोल ऑफ लिम्फोसाइट इन इम्यूनिटी। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, बहुत अगर बोले तो एकदम फाड़ू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारा जितना भी इम्यून सिस्टम है, हमारा ब्लड में भी जो लिम्फोसाइट है, सब का सब है। तो बोला लिम्फोसाइट हमारा एक प्रकार का सेल है जो बोन मैरो से निकलता है। ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, वो बी लिम्फोसाइट है, वो टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है मेच्योर होकर पहले ही से बोन मैरो में निकलता है। टी लिम्फोसाइट है तो प्रोडक्शन मतलब बनता तो है बोन मैरो में, लेकिन जो मेच्योर हुआ है ना जवान, वो थाइमस में होता है काम करने लायक। और बी लिम्फोसाइट को बनाने में टी लिम्फोसाइट का भी रोल होता है। आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसको पढ़े होंगे कि बी लिम्फोसाइट ही इम्यूनिटी बनाता है, मतलब एंटीबॉडीज बनाता है। टी लिम्फोसाइट उसका हेल्प करता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोला न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बतेबे किए हैं कि नाइट्रोजनस बेस होता है, उसमें नई वाला न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड में ओनली शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर भी नाइट्रोजनस बेस खाली होता है, और न्यूक्लियोटाइड में ये वाला शुगर भी होता है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, फॉस्फेट भी होता है। तो इसका कुछ खास डिफिनीशन भारी नहीं, उसको याद कर लीजिएगा। राइट ए नोट इनेट इम्यून, बोल रहा है इनेट इम्यून मतलब जो जन्म से पहले ही मिल जाता है, इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, ये जन्म के टाइम अवेलेबल रहता है। ये नॉन स्पेसिफिक innate immunity is non-specific type of defense that is present at time of birth. This is
accomplished by providing different type of barrier to entry of the foreign agent into our body। कहने का मतलब है कि जो इनेट इम्यूनिटी होता है ना वो नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम कर देगा, यह नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होता है कि वो खास चीज़ खास ऑर्गेनिज्म पर काम करे, उसी को नॉन स्पेस उसको स्पेसिफिक कहते हैं। तो जो इनेट होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है, एकदम काम फाड़ू करता है। तो नॉन स्पेसिफिक होता है ई वाला, और ये डिफेंस में बहुत सारा काम करता है, बैरियर का भी काम करता है, जिसमें इसमें आप पढ़े होंगे कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये सब इसी में आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। आगे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोला व्हाट इज एलर्जी, मेंशन इट्स सिम्टम्स इट ब्रीफ द एग्जीग्रेटर, ई एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम हल्का, इसको आप देख लीजिएगा। द एग्जीग्रेटर रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू कंटेन certain antigens present in the environment is called allergic। एग्जाम्पल हो गया पोलन ग्रेन डस्ट, स्मोक, हीट, कूल, सनलाइट, इसी सब जितना हो गया एलर्जी काज करता है। सबसे ज़्यादा एलर्जी कॉज करता है पोलन ग्रेन। आप सेकेंड चैप्टर में पढ़े होंगे पोलन कॉजिंग वाला। तो इसमें बोला कि जब हम कोई नए जगह पे जाते हैं जिससे हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स अलग तरह से होने लगता है, इसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक एक मतलब केमिकल निकलता है, जिसके कारण हमारा आईजीई जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना इस पर काम करता है वो। तो एलर्जी बोले तो कितना लोगों को एलर्जी नहीं होता है कि डस्ट पड़ गया नाक में तो छींक आ जाता है, किसका नाक बंद रहता है, यही सब हो गया एलर्जी। अब बोल रहा है आगे नंबर क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिव एंड पैसिव इम्यून। ये एकदम गजब का क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। बोल रहा है व्हेन होस्ट इज एक्सप्रेस्ड टू एंटीजन व्हिच मे फॉर्म लिविंग और डेड माइक्रोऑर्गेनिज्म और अदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूसिंग। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो कि हमारा शरीर बनाता है। जैसे में कोरोना आ गया था, हम लोग कोरोना का सीधे वैक्सीन थोड़ा ना मिला है, एंटीबॉडी थोड़ा ना मिला है, उसको क्या हुआ कि उसको हीट करके या मार के हमारे शरीर में डाला गया है और हमारा शरीर जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रहा है। तो ये वाला बहुत टाइम लगता है, उसी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी में होता है कि जो मतलब फॉरेन एग्जाम चाहे कोई वायरस चला गया सीधे एंटीबॉडी डाल दे जिसके कारण उसी टाइम मर जाए, उसी को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राइट ए नोट ऑन वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बोल रहा है इन एक्टिव पैथोजन और एंटीजन प्रोटीन ऑफ पैथोजन विच इज टेकन ऑरली और इंजेक्टेड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर दैट पैथोजन इट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो बोल रहा है कि जो मतलब इनएक्टिव पैथोजन के अपना शरीर में डाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब वायरस होता है उसको मार कर चाहे गर्म करके शरीर में डालता है, वो इम्यून सिस्टम बनाता है, तो उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन करना कहते हैं जब स्नेक बाइट करता है या इंजेक्ट करता है, तो उसमें जो पेशेंट को दिया जाता है ना एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मूथ के मतलब सॉरी जो स्नेक होता है उसके जहर के लिए, तो उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। ये प्रकार के इम्यून सिस्टम को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जहाँ कोई भी गलती होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो गलती नहीं है क्योंकि मैंने इसको अपने हाथों से लिखा है और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद इसको लिखा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना भी आपका फ्रेंड है उन सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी इसको पढ़ सके और 95+ मतलब अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके, क्योंकि इंटर का जो रिजल्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
या तो कोई भी एग्जाम दे आप लोग, या फिर हर लोग पूछता भी है कि भाई आपका जिसमें आपका शादी हो गया उस टाइम लोग भी पूछता है कि इंटर में क्या रिजल्ट है बबुआ का। तो अगर आप लोगों का कमाया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, बेचारा भाग जाएगा, अगुआ भाग जाएगा आप लोग। इसलिए ध्यान दीजिए और सबको शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राइट ए नोट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर एक छोटा सा नोट्स लिख देना है। तो बोल रहा है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, जो ह्यूमन डीएनए का जो नाइट्रोजनियस बेस का सीक्वेंस होता है ना, ATG इस टाइप का सीक्वेंस जो रहता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है ह्यूमन जीनोम में। मतलब जो ह्यूमन का जीनोम होता है उसमें सब कुछ सेम रहता है। और 3×10⁹ नाइट्रोजीनस बेस रहता है हमारे जीन में, मतलब हमारा जीन का रहता है बेस पेयर। बोले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वैसा टेक्निक है जो एनालिसिस करता है और कंपेयर करता है स्टडी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मतलब दो गो पर्सन के बीच में। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट वैसा टेक्निक है जो कंपेयर करता है दो गो पर्सन के बीच में। और ई टेक्निक से repetitive DNA sequence is applied. Such smaller DNA segment are repeated many times. मतलब छोटा सा डीएनए सीक्वेंस को लेकर हम इसका काम कर सकते हैं और इसका नंबर बढ़ा के अपना जिस तरह भी इस्तेमाल है अपना कर सकते हैं। बोल रहा है आगे नंबर क्वेश्चन में, राइट ए नोट ऑन यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बोल रहा है इसका यूज क्या है। तो बोल रहा है इसका यूज साइंस में बहुत ज़्यादा है। इस टाइम ग्लोबल कंडीशन पर भी वेरियस टाइप ऑफ कंट्रावर्सन कैन सॉल्व दिस। मतलब किसी भी केस को आप लोग देखे होंगे कि जितना भी सीआईडी आप लोग देखेंगे, जिसमें गिलास उलास पर आपका फिंगरप्रिंट सटा रहता है, तो उसी के माध्यम से आपके डीएनए मतलब नाइट्रोजन बेस के जो सीक्वेंस होता है ना, उसी को वो लोग कोडिंग करता है और ये मिलाता है कि किसका किसका इससे मिल रहा है। वैसे ही तो इसमें एक नंबर बोला है टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल बाय फॉरेंसिक लेबोरेटरी टेस्ट। देखिए आप लोग एक नंबर पर देखिए, 2 नंबर टू आइडेंटिफाई द रियल पेरेंट। मतलब कितना लोग आप लोग फिल्म वोल्म में देखे होंगे कि वो बोलता है हमारा बेटा है, कोई बोलता है हमारा बेटा ही वाला। तो इससे ही डीएनए इस टाइम तो आ गया है डीएनए वाला, तो इससे आप मैच करके पता लगा सकते हैं कि बेटा किसका, मतलब बेटा किसका है किसका नहीं। तो इसे उसको भी आइडेंटिफाई करने में लगता है। आगे देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से 3 में बोल रहा है यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन कोर्स टू सॉर्ट आउट पेरेंटल रिलेशनशिप विद चाइल्ड। मतलब पेरेंट से कैसा रिलेशन है चाइल्ड का, उसका भी। बोल रहा राइट ए नोट्स ऑन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर डिजीज। मतलब कैंसर डिजीज के डायग्नोसिस, मतलब छोटा सा नोट्स लिखना है कैंसर डिजीज पर। देखिए में बायोप्सी टेस्ट ऑफ बोन मैरो। तो बोल रहा है कि बोन मैरो का बायोप्सी टेस्ट, क्योंकि वहीं से तो का निर्माण होता है। ज़्यादातर देखे होंगे कि अब ज़्यादातर ब्लड कैंसर होता है, इसीलिए उसको टेस्ट वहाँ पे किया जाता है बोन मैरो का। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ अबनॉर्मल WBC ड्यूरिंग पैथोजेनिकल ब्लड टेस्ट। जो अबनॉर्मल मतलब जो कॉज किया रहता है, मतलब जो कैंसरस ब्लड रहता है ना WBC, उस ब्लड को टेस्ट किया जाता है। एक्सरे, CT स्कैन एंड MRI फॉर कैंसर टेस्ट विजुअलाइज ऑर्गन, विसरल ऑर्गन मतलब अंदर का ऑर्गन। एक्सरे CT स्कैन से सब पता किया जाता है। हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ मेलिग्नेंट सेल का हिस्टोलॉजिकल स्टडीज किया, मतलब इसका स्टडी किया जाता है। चलिए अगर नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बिना देरी किए। राइट ऑन नोट्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ एड्स का प्रिवेंशन पर छोटा सा नोट्स लिखना है। तो आप लोग जानबे करते हैं कि एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। बहुत ही खतरनाक है, इसका वैक्सीन भी नहीं निकला है, इसका कोई दवा ही नहीं है अभी तक। क्या होता है इसमें, तो इसमें
इसका कोई भी नो क्योर प्रिवेंशन बेस्ट ऑप्शन, मतलब बोल रहा है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका बस एक ही इलाज है कि इसको प्रिवेंशन मतलब इसको अंदाजा कर, मतलब समझिए ना कि छोड़ देना चाहिए, ये सब काम नहीं करना चाहिए। एड्स को कॉज करने वाला वायरस HIV है, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। बिहेवियर पैटर्न बोल रहा है कि नोट समथिंग हैप्पीनेस इनर्टली लाइक फिनोमेना सॉरी निमोनिया और टाइफॉइड। तो इन सॉरी चलिए आगे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है व्हाट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, व्हाट आर द मेन एडवांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट थ्रू दिस टेक्निक। इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्रकार के बताएं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, माइक्रो प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है कि एक छोटे से प्लांट के पार्ट से पूरा प्लांट का निर्माण होता है, उसी को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। इसके एडवांसेस क्या है कि कम ही समय में बहुत सारा प्लांट को हम बना सकते हैं। डिजीज फ्री भी बना सकते हैं प्लांट को। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट, दोनों में प्रोड्यूस रूटेड प्लांटेड एंड रीड ग्रोथ एंड शॉर्ट टाइम, छोटे टाइम में बहुत सारा ग्रोथ कर सकते हैं और इससे एक ही टाइम पर बहुत सारा प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। उसके आगे बोलते हैं राइट ए नोट्स बी कीपिंग, जिसको एपीकल्चर बोलते हैं, और एग्रीकल्चर। बी कीपिंग या एपियरी में बोलते हैं कि बी के कॉलोनी को मेंटेन करके ऊपर चलना पड़ता है कि इसका स्टेराइल कंडीशन कैसा है, किस जगह पर रहता है, किस सीजन में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। तो उसी को कहते हैं बी कीपिंग। बोलता है कि जिसमें बी के क्लोन से हनी का प्रोडक्शन किया जाता है। हनी बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू में होता है, उसमें मतलब प्रोटीन वोटीन ये सब। आगे देखते हैं। इसको इंडिजिनस सिस्टम के द्वारा उगाया जाता है। मेडिसिन भी जैसे मध होता है, बहुत सारा मेडिसिन में यूज भी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज इंटरब्रीडिंग डिस्पर्सन, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरब्रीडिंग डिस्पर्सन बोल रहा है एंड हाउ इट इज कॉज इन ऑर्गेनिज्म राइट एनी टू एडवांसेस ऑफ इनब्रीडिंग। तो बोल रहा है इंटरब्रीडिंग डिस्पर्सन रिफर टू द, मतलब बार बार इनब्रीडिंग करने से उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है, इस सब में कमी है, तो उसी को इनब्रीडिंग कहते हैं। इसलिए बार बार इनब्रीडिंग नहीं कराना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए पेरेंट्स को। तो बोल रहा है कि डिप्रेशन रिफर्स टू द रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब देखिए बोल रहे हैं ना, इनब्रीडिंग बार बार कंटिन्यूसली करने पर इनब्रीडिंग हो जाता है। उसका एडवांस क्या है, इंटरब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, मतलब होमोजाइगोसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, मतलब अच्छा ब्रीड का सिलेक्शन करके हम उसको मीटिंग करा देंगे तो उसमें से जो हार्मफुल या फिर हार्मफुल रिसेसिव जितना भी उसमें बीमारी होगा, उसको जिसमें नहीं होगा उसके द्वारा मीटिंग करा देंगे तो वो वाला हो जाएगा। तो इट ऑल्सो हेल्प इन अक्यूमुलेशन ऑफ सुपेरियर जीन, जिससे मतलब सुपेरियर जीन का एक्यूमुलेट होगा, मतलब बनेगा।
राइट ए नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, उस पर एक छोटा सा नोट्स लिखना है। तो बोल रहा है कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन विद इन इंडिया लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ना वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसमें बोला जाता है कि एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने की बढ़ावा दिया गया है, प्रोडक्टिविटी के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हो, अच्छा से अच्छा अनाज हो। स्पेशली इन हरियाणा में चालू किया था सबसे पहले, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ये सब मेजर मिस्टन्स है। इसको डेवलप किया गया हाई यील्डिंग के लिए, वैरायटी के लिए, सीड्स के लिए, वीट एंड रस्ट रेसिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ वीट। द मेथड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस ऑन 3 बेसिस एलिमेंट। बोला एक नंबर में यूजिंग सीड विथ इम्प्रूव जेनेटिक्स, मतलब इम्प्रूव सीड के जीन का प्रयोग किया गया है। डबल क्रॉपिंग इन द स्टिंग फॉर्मेट। 3 नंबर बोला है द कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज। उसके बाद चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कैंसर। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सब जितना भी क्वेश्चन है आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और आपको पक्का 95+ नंबर आ जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और भी सारा वीडियो आएगा इस पर, क्योंकि और भी क्वेश्चन हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट है बहुत सारा। अगर आप लोग चाहते हैं कि और वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे तो सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कहाँ आप लोगों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।